सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक मैं जब भी पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होता हूँ तो इसका संग बुनियाद मुझे पाकिस्तान की सियासी तारीख में धकेल देता है जो तलखियों और तजादात से भरी हुई है, और ये तजादात कम होने के बजाय आज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस के संग बुनियाद पर लिखा है कि इस इमारत का इफ्तिताह 14 अगस्त 1974 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। सितम ज़रीफ़ी यह है कि पार्लियामेंट हाउस का संग बुनियाद तो एक मुंतखब वज़ीर आज़म ने रखा, लेकिन 28 मई 1986 को इस इमारत का इफ्तिताह एक फौजी डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक ने किया। वही जनरल ज़ियाउल हक जिसने पाकिस्तान की आला अदलिया के साथ मिलकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटकाया, और फिर कई साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फांसी के इस फैसले पर अफसोस का इजहार किया। सवाल ये पैदा होता है कि जनरल ज़ियाउल हक ने आईने पाकिस्तान के खालिक वज़ीर आज़म को तो फांसी पर लटका दिया, लेकिन पार्लियामेंट हाउस की इमारत का इफ्तिताह खुद क्यों किया? मोहम्मद खान जुनेजो को तो उन्होंने खुद वजीर आजम बनाया था, इन्हें पार्लियामेंट हाउस की इमारत का इफ्तिताह क्यों न करने दिया? ये दुरुस्त है कि जुनेजो को जनरल ज़ियाउल हक ने वजीर आजम बनाया था, लेकिन जुनेजो का इसरार था कि मार्शल लॉ खत्म किया जाए। एक दिन उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कहा कि मार्शल लॉ और जमहूरियत साथ साथ नहीं चल सकते। जुनेजो की तकरीर का यह हिस्सा पाकिस्तान टेलीविजन ने सेंसर कर दिया क्योंकि सेक्रेटरी इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान फौजी सदर की मर्जी के मुताबिक चलते थे। जनरल ज़ियाउल हक ने 1985 की गैर जमाती कौमी असम्बली से वादा किया था कि अगर 8वीं तरमीम मंजूर करके इन्हें कौमी असम्बली तोड़ने का इख्तियार दे दिया जाए तो वो मार्शल लॉ हटाने का ऐलान कर देंगे। 17 अक्टूबर 1985 की सुबह 3:45 बजे 8वीं तरमीम मंजूर कर ली गई, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ हटाने का ऐलान न किया, जिस पर जुनेजो नाराज हो गए। आखिरकार 25 दिसंबर 1985 को जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ हटाने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के चंद माह के बाद 10 अप्रैल 1986 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी जिलावतनी खत्म करके पाकिस्तान वापस आई। लाहौर में इनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ, जिसकी वजह से जनरल ज़िया शदीद सियासी दबाव में थे। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन वज़ीर आज़म जुनेजो गिरफ्तारी के खिलाफ थे। यही वो इख्तिलाफ था जिसकी वजह से जनरल ज़ियाउल हक ने जुनेजो को पार्लियामेंट हाउस की इमारत का इफ्तिताह नहीं करने दिया और 28 मई 1986 को खुद ही इफ्तिताह करने पहुंच गए ताकि ये बता सके कि मार्शल लॉ तो खत्म हो गया, लेकिन पार्लियामेंट हाउस पर जनरल ज़िया का कब्जा बरकरार है। अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार जनरल ज़िया ने कुछ अरसे बाद करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। जिस कौमी असम्बली ने 8वीं तरमीम के तहत सदर को असम्बली तोड़ने का इख्तियार दिया, जनरल ज़िया ने इसी असम्बली को तोड़ डाला। ये सियासतदानों के लिए एक सबक था कि गैर जमहूरी कुव्वतों की खुशनुदी के लिए आइन में तरमीम मंजूर करना दरअसल अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होता है। लेकिन अफसोस के सियासतदानों ने कोई सबक हासिल नहीं किया। जनरल ज़िया तो चला गया, लेकिन इसके इख्तियार को कभी सदर गुलाम साखिर और कभी सदर फारूक लगारी ने इस्तेमाल किया। दोनों ने नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतों को बरतरफ किया। 1997 में 13वीं तरमीम के जरिए नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सदर का असम्बली तोड़ने का इख्तियार खत्म किया, और फिर 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को बहाल करने की कोशिश की गई। पहले सदर साहिबान असम्बलियां तोड़ा करते थे, लेकिन 2022 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए कौमी असम्बली तोड़ दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर बहाल कर दिया। 2024 में 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट की साख्त और किरदार भी बदल चुका है। कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी में बैठकर जब मैं हुकूमत और अपोजिशन को एक दूसरे पर इल्जामात लगाते और बाज़ औक़ात गाली गलोच करते देखता हूँ तो मेरी नजरें कौमी असम्बली की छत की तरफ उठ जाती हैं, जिस पर अल्लाह ताला के नाम आवेज़ा हैं। अरकान पार्लियामेंट जो हल्फ उठाते हैं वो हल्फ पार्लियामेंट में इनके किरदार से मुताबिकत नहीं रखता। पार्लियामेंट हाउस की पेशानी पर कलमा तैयबा और कौमी असम्बली के ऐवान की छत पर अल्लाह ताला के नाम सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि तमाम अरकान पार्लियामेंट पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद कर देते हैं। इन्हें कलमा तैयबा के एहतराम में सिर्फ कलमा हक कहना है। इन्हें दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरना और अपने जाती मफाद को अवामी मफाद पर कुर्बान करना है। पाकिस्तान के तमाम अहम इदारों में जो हल्फ लिया जाता है वो आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है। हर हल्फ आईने पाकिस्तान के मुताबिक लिया जाता है। इफ़ाए अहद इस्लाम की अहम तालीमात में से एक है। कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में हुक्म है और अहद की पाबंदी करते रहो, बेशक अहद के बारे में बास पुरस होगी।
सूरह अल माइदा में कहा गया, ए ईमान वालों, अपने अहदों को पूरा करो। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखें और सोचें कि आप और मेरे समेत इस मुल्क का हुक्मरान तबका एक दूसरे से जो वादा करता है और हल्फ उठाता है, इस पर कितना अमल करता है। कॉल ऑफ फेल के तजाद और अहद शिकनी की वजह से वो आईन पाकिस्तान गैर मौसर हो चुका है, जिसमें इस्लाम को रियासत का मजहब करार दिया गया। वो पार्लियामेंट भी बेतौकीर हो चुकी, जिसकी पेशानी पर कलमे तैयबा आवेजा है। जमहूरियत का हाल वही है जो इस्लामाबाद के डी चौक में नजर आता है। डी चौक का असल नाम डेमोक्रेसी चौक है, क्योंकि यहाँ पर यौम पाकिस्तान की परेड हुआ करती थी। फिर डेमोक्रेसी को सिर्फ डी तक महदूद कर दिया गया और आज डी चौक में खारदार तारें और जंगले नजर आते हैं। आईन, पार्लियामेंट और जमहूरियत को खारदार तारों से निजात दिलाने के लिए कलमे तैयबा के तकाजों और हल्फ की अहमियत को समझना होगा। आईन पाकिस्तान आज कमजोर जरूर है, लेकिन इसका हुलिया बिगाड़ने वालों का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ का अंजाम आपके सामने है। वो आईन जो 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान में नाफिज हुआ था, इसे फिर से बिगाड़ दिया गया है। ये आईन वापस जरूर आएगा, ये तारीख का फैसला है जो मुझे दीवार पर लिखा नजर आ रहा है।